नमस्कार। कोरोना से मुक्त होने के बाद 4-5 महीने तो हम लोगों के बहुत अच्छे बीते और खूब मस्ती की, लेकिन पिछले 10-12 दिन से ओमिक्रॉन नाम के वेरिएंट ने एक आतंक सा फैला दिया है और ये आतंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ ये वेरिएंट बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और इसकी वजह से अभी उसके कुछ बहुत ज़्यादा नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन पूरे विश्व में एक आतंक ज़रूर हो गया है। कई देशों ने अपने यहाँ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और भारत में भी जो लोग आ गए थे मिलने-मिलाने या छुट्टी मनाने के लिए, वो भी अब भागने की जल्दबाजी में हैं और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि उड़ानों के दर जो है 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गई। खैर आर्थिक स्तर पर भी आप देख रहे हैं कि शेयर बाज़ार बार-बार गोते लगा रहा है। इससे एक अंदाज़ा मिलता है आपको कि क्या हो रहा है। लेकिन असलियत क्या है? और असलियत को समझने वाले लोग पूरे विश्व में बहुत कम हैं। समझा जाता है लेकिन ज़्यादातर पहले शुरुआत में होता ये रहा है लोग कोरोना को लेकर के अटकलें ज़्यादा थी, लेकिन विज्ञान के सहारे चीज़ें आगे बढ़ी तो बहुत अच्छा रहा। इसी पूरे मामले पर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल बहुत सारा काम करते रहे हैं और पद्मश्री अग्रवाल जो है वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। देश के ही नहीं कोरोना के कोविड को लेकर के बल्कि उन्होंने विदेश में लेकर के भी काम किया। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत आभार आपका कि नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। क्या है ये ओमिक्रॉन? कितना बड़ा आतंक है या सिर्फ हवा-हवाई है या कभी-कभी तो मुझे लगता है कि वो फार्मा इंडस्ट्री का खेल तो नहीं है। देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि किसका खेल है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये संक्रमण तेज़ी से फैलाने वाला म्यूटेंट है। डेल्टा भी तेज़ी से फैल रहा था, ये उससे भी अधिक तेज़ी से फैलने वाला है और हमारा अभी तक का आकलन बताता है कि डेल्टा से शायद 2 गुना या उससे भी थोड़ा अधिक तेज़ से फैल सकता है। तो ये तो थोड़ा चिंतित करने वाली बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो अभी तक का डेटा आया है और डेटा अधिकतर साउथ अफ्रीका से ही आ रहा है इस समय। वहाँ पे अगर हम देखें हॉस्पिटलाइज़ेशंस की संख्या इतनी अधिक नहीं बढ़ी जितनी अधिक मात्रा में संक्रमणों की संख्या बढ़ी है। तो लग रहा है कि शायद ये उतना अधिक घातक नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा और हमें रुकने की आवश्यकता है। थोड़ा डेटा और हफ्ते 10 दिन का आ जाए तो और स्पष्ट होगी स्थिति क्या है। लेकिन अभी तक के अनुमान तो यही कह रहे हैं कि इसकी घातकता डेल्टा से कम है और इसके साथ ही साथ जब हम और 2 चीज़ें इसमें मिला देते हैं, जब भारत का संदर्भ आता है, एक तो ये कि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे यहाँ बहुत ही बड़ी मात्रा में है। नेचुरल इम्यूनिटी ऐसे लोगों को होती है जो पहले संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं और ये हमारे अंदाज के हिसाब से लगभग 80% जनसंख्या में नेचुरल इम्यूनिटी है इस समय। दूसरा, वैक्सीनेशन बहुत बड़ी मात्रा में हो गया है। 80% एडल्ट्स को एक शॉट तो लग ही गए हैं, 50% को दोनों लग गए हैं। तो जब इन दोनों को मिला देते हैं तो इसकी घातकता और भी कम हो जाती है, क्योंकि जो जिनको नेचुरल इम्यूनिटी है या वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है, उनको संक्रमण हो सकता है, संभावना तो रहती है, लेकिन वो संक्रमण घातक नहीं होता। ये बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है हर जगह। जी, लेकिन इसके बारे में बताया गया था ओमिक्रॉन के बारे में कि ये 3 गुना डेल्टा से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी रफ़्तार से फैलता है। लेकिन अभी भी जो रफ़्तार पे भी अब मामला शायद थोड़ा रुकाव-सा दिखता है और जैसे कि अभी आपने कहा जो साउथ अफ्रीका के वहाँ पर मेडिकल्स जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने इसे सुपर माइल्ड बताया है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो फैल भी रहा है, क्या पहला सवाल तो यही है क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं करीबन 20 देशों में ये फैल चुका है, 20 से ज़्यादा बल्कि देशों में फैल चुका है। लेकिन अभी तक साउथ अफ्रीका में कोई भी हॉस्पिटलाइज़ेशन
के दौरान कोई पहली बात तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत मिनिमम लेवल पे हुए हैं और कोई मौत की खबर नहीं है। ये एक शायद सुखद संकेत है। आपके पास जो डाटा है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, जैसे आपने कहा कि इस तरह के अभी तक जो इंडिकेशंस आए हैं वो यही हैं। थोड़ा और रुकने की आवश्यकता इसलिए है इसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन हमेशा 1 से 2 हफ्ते पीछे चलते हैं संक्रमण के। बिल्कुल तो ठीक। संक्रमण आप समझ लीजिए कि 2 हफ्ते पहले कभी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ था। तो हमें 1-2 हफ्ते और रुकना होगा तो हम बता सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन वास्तविक रूप में बढ़ रहे हैं या नहीं है। हुँ। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें धीरे-धीरे इन्फॉर्मेशन तो आती ही जा रही है। जैसे यूरोप में एक देश में एक हॉल में 120 लोग थे, उसमें से सारे वैक्सीनेटेड थे, 90 संक्रमित पाए गए। लेकिन किसी में भी कोई लक्षण विशेष थे नहीं, तो मतलब बड़ा एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन था उन्हें। तो ये बात तो भी स्पष्ट होती जा रही है कि वैक्सीन वाली इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी तो उससे भी अच्छी मानी जाती है, और हाइब्रिड इम्यूनिटी जिसमें दोनों प्रकार की इम्यूनिटी हो वो सबसे अच्छी। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी जिनमें है उनमें बहुत अधिक असर करने की संभावना नहीं है। आप देखें, जैसे विदेशों से जो लोग आ रहे हैं और जिन्हें पाया जा रहा है कि इनमें ओमिक्रॉन है, विदेशों से जो भी आ रहे हैं वो सब डबल वैक्सीनेटेड हैं ही है, हुँ। और उन सब में लक्षण न के मात्र हैं। वो तो बस आरटी-पीसीआर क्योंकि हुआ, फिर उनका जीनोम सीक्वेंसिंग हुई तो पता चला कि इन्हें ओमिक्रॉन था, वरना लक्षण बहुत ही कम थे और वो ज़्यादा फैला भी नहीं रहे क्योंकि उतने लक्षण इतने कम थे कि उनसे ज़्यादा जो संक्रमण है वो फैल भी नहीं रहा। तो ये अच्छी बात है। आप जी, आपका सूत्र जो है, आप जिस पे काम करते हैं, जो बहुत ही प्रतिष्ठित फ़ॉर्मूला है आपका, वो फ़ॉर्मूला क्या बताता है कि फ़िलहाल की रफ़्तार और फ़िलहाल का जो उसका मूवमेंट चल रहा है, वो देश में और विदेश में आप पहले कैसे देते हैं? मैं पहले ज़्यादा फ़ोकस विदेश पे करना चाहूँगा ताकि फिर वो उसी हिसाब से यहाँ ट्रांसलेट हो सकेगा। तो पहले विदेश में कैसे उसको आप देख रहे हैं बढ़ते हुए और फिर देश में कैसे देख रहे हैं? तो विदेश में विशेष रूप से हमने साउथ अफ्रीका को का सिमुलेशन किया है, और उस सिमुलेशन हमारे जो सूत्र मॉडल है उसके द्वारा, और उस सिमुलेशन में निकले कुछ बड़े तथ्य ऐसे इंटरेस्टिंग आए हैं जो मैं बताना चाहूँगा। एक तो ये कि वहाँ पे ये संक्रमण अगस्त के महीने तक शुरू हो चुका था। उनका एक हमारे मॉडल में एक पैरामीटर है कॉन्टैक्ट रेट, और बीटा कहते हैं, जो ये नापता है कि कितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। तो अगस्त के महीने में वो 2 गुने से भी अधिक बढ़ गया और उसकी वैल्यू 1 हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इससे दिख रहा है कि वहां पे संक्रमण एक ऐसा तेजी से फैलने वाला आ चुका था अगस्त तक। लेकिन इसके बाद भी सितंबर अक्टूबर में संख्या कम होती रही, बढ़ी नहीं। तो ये भी दिखाता है कि वो संक्रमण तेजी से फैलने वाला तो था, लेकिन इम्यूनिटी वहां पे साउथ अफ्रीका में भी नेचुरल इम्यूनिटी करीब 80% 80% के आस-पास शायद बताई जाती है। 80% में आ चुकी है। तो क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी इतनी बड़ी संख्या में थी लोगों के पास, तो वो इसलिए वो संक्रमण ज्यादा फैल ही नहीं पाया, क्योंकि वो नेचुरल इम्यूनिटी जिनकी उनको संक्रमित नहीं कर पा रहा था, इसलिए संख्या कम होती रही। अभी फिर बढ़ना शुरू हुआ है। उसका कारण फिर हमारे मॉडल के द्वारा हम अंदाज लगा रहे हैं कि वो इसलिए कि कुछ नई जगहों में वो फैला है जहां पे इम्यूनिटी नहीं थी लोगों में, तो वहां पे अब संक्रमण ज्यादा हो रहा है। तो अगर यही अगर हम भारत के विषय में बात करें इसी को लेके, तो भारत में भी करीब 80% नेचुरल इम्यूनिटी है। वैक्सीन 50-60% लोगों को लग चुकी है। तो 50% लग गई है। जी, तो संक्रमण को फैलने के लिए बहुत अधिक जगह मिलेगी नहीं। तो हमने एक सिमुलेशन किया है अपने मॉडल के द्वारा, जिससे निकल के आता है कि अगर अधिक से अधिक ये अगले साल के शुरू में पहली वेव जितनी ऊंचाई तक
जा सकता है, और तब वो भी तब जबकि किसी भी प्रकार का कोई लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाए, लोग जैसे अभी घूम रहे हैं वैसे ही घूमते रहें, उसके बावजूद पहली वेव जितना ही इसकी इंटेंसिटी होगी उससे अधिक नहीं होगी। जी, आप कह रहे हैं पहली वेव वाली इंटेंसिटी होगी, यानी कि जब शुरुआत में मार्च 2020 में जब ये शुरू हुआ था, वो वाली इंटेंसिटी होगी जो बहुत माइनर बताई जाती थी। हाँ, जो अधिकतम सितंबर में पिछले साल 1 लाख नए इन्फेक्शन प्रतिदिन आ रहे थे, लगभग उसी के आसपास अधिकतम स्तर होगा इसका अगले साल ये के। ये जो आंकड़े हैं जो आप बता रहे हैं, 1 लाख आए थे या पीक पे 1.5 लाख जाने की आशंका बता रहे हैं, वो कितना आम आदमी को डराने वाला होगा, या आम आदमी को कितना क्या करने के लिए बाध्य करेगा? सतर्कता बरतने के लिए बाध्य करता है, या सचमुच अपने आप को बंद करके रखने को के लिए बाध्य करेगा? ख्याल से सतर्कता बरतनी चाहिए। बंद करने की स्थिति मैं आशा करता हूं कि नहीं आएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो 1.5 लाख वाली स्थिति तब होगी जब किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगे। ये थोड़ा संभव शायद नहीं हो, क्योंकि जैसे ही संख्या बढ़नी शुरू होगी अलग अलग राज्य अपने रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगेंगे, और उसके बाद ये 1.5 लाख क्या 1 लाख भी नहीं पहुंच पाएगी अधिकतम संख्या, और नीचे रह के खत्म समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए अब आप ध्यान दे सोचे पहले कि एक समय था भारत में भी डेल्टा के जब उतार पे था अपने, तब भी रोज 70-80 हजार इन्फेक्शन जब आ रहे थे, तब भी लोगों में था कि अब तो ये जा ही रहा है, उसमें कोई ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी उस समय। तो अगर उस स्तर पे हम लोग जाएंगे तो शायद बहुत चिंता की बात नहीं है। सेकेंड वेव के भी दौरान जब आपसे बात होती रही है, और तब भी ये था कि लाख के नीचे हो रहा था, तो ये कोई बहुत चिंताजनक नहीं रह गया था। अभी भी ये देखा जा रहा है देश में कि 10,000 के आसपास रह रहा है, 8,000, 9,000, 10,000। आखिर जब कम हो रहा है तो ये बिल्कुल नीचे क्यों नहीं आ पा रहा है? या एक बहुत चिंताजनक आंकड़े कुछ आए थे कुछ एक जगहों पर, जैसे अभी पंजाब में होशियारपुर में अचानक आया कि एक स्कूल में 40 बच्चे एक साथ कोरोना के पीड़ित हो गए, या एक आध जगह और उदाहरण आए हैं। इनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये थोड़ा लोग या कहें न्यूज में या किसी भी प्रकार से थोड़ा घबरा ज्यादा जाते हैं। सिंपल है, यदि आप सोचें बच्चे अभी तक घरों में थे, जब स्कूल जाना शुरू करेंगे आपस में मिलेंगे तो संक्रमण फैलने की संभावना अवश्य रहेगी और फैलेगा भी। बच्चों में सबसे विशेष बात यह है कि उन्हें संक्रमण होता है तो उनको कोई असर नहीं होता जाता। तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि जब भी हम खोलेंगे, आज नहीं कल नहीं, साल भर बाद, 2 साल 3 साल 10 साल हम बंद रखें, उसके बाद जब हम खोलेंगे तो संक्रमण फैलेगा। ये चिंता की बात नहीं है कि संक्रमण कितना फैल रहा है, चिंता की बात तब होती है जब लोग बीमार ज्यादा होने लगते हैं, और वो अभी तक हमें नहीं दिखा है किसी को। वो अभी तक नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर फाइला, उनके अनुसार ये है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। ये डेल्टा को ओवर पावर कर जाए ये वेरिएंट ओमिक्रॉन। आप मतलब इस बात को किस तरीके से देखते हैं? जी हाँ, अगर वास्तव में जैसे ये है कि ओमिक्रॉन की वजह से ज्यादा घातक नहीं हो रहा है और लोगों को थोड़ी बहुत बीमारी होगी ठीक हो रहे हैं, तब तो वास्तव में ये ब्लेसिंग हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा बहुत घातक है वेरिएंट। और भारत में तो चलिए अब समाप्त हो गया, लेकिन अन्य देशों में जहाँ पे इम्यूनिटी की मात्रा अभी कम है तो वहां पे अभी भी परेशानी की बात है। तो वहां पे ओमिक्रॉन आगे आके डेल्टा से कहीं तेजी से फैलेगा, तो सबको डेल्टा जब तक पहुंचेगा तब तक ओमिक्रॉन फैल के निकल चुका होगा, और थोड़ा बहुत लोग की तबीयत खराब होकर ठीक हो जाएगी, और उसके बाद डेल्टा भी असर नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रकार से अच्छी बात है। ये नॉर्थ ईस्ट का क्या मामला है, जो अभी केरल नॉर्थ ईस्ट, मतलब केरल में तो पिछले 3 महीने से वो मतलब मामला संभल ही नहीं रहा है, धीरे कम होता है, हो भी रहा है, कम भी काफी भी कम हो गया है, 24-25 हजार से 4-5 हजार पे वहां पर आ गया।
वहां क्यों नहीं स्थितियां ठीक हो रही हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जहां भी आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे संक्रमण को, तो उसमें जब आप तो कुछ हद तक सफल हो जाएंगे, तो उसका आपको एक फायदा मिलेगा कि अधिकतम स्तर उतना जब ऊपर नहीं जाएगा, कम नीचे रहेगा। लेकिन एक नुकसान भी उसका होता है, वो ये कि इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी पॉपुलेशन में आपके, और जब इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी उतनी, तो फिर वो फैलना भी उसका नहीं कम होगा, रुकेगा नहीं। आपके कंट्रोल की वजह से उतनी तेजी से नहीं फैलेगा, लेकिन फिर भी फैलता रहेगा। तो ये बड़े लंबे समय तक आपकी संख्या ऊंच पर ही रहेगी। तो यही आप देख रहे हैं केरल में या नॉर्थ ईस्ट में। आप देखें कई स्टेट्स वहां पे उन्होंने बड़े लॉकडाउन और रोकने के प्रयास किए, और उसके बाद आप देखेंगे कि अब कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कम। डब्ल्यूएचओ ने कहा है जो देश रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं यात्रा पर वो ठीक नहीं कर रहे हैं और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आप भी मानते हैं कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है अभी से रिस्ट्रिक्शन लगाने की, या आप क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को क्या करना चाहिए ताकि स्थिति फैले नहीं और लोग सामान्य सी जिंदगी जिंदगी उनकी सामान्य ढर्रे पर रह सके? मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता है। उसका कारण दो है। पहली ये कि अगर आप देखें डेल्टा के बारे में, बहुत देशों ने बड़े प्रयास किए कि डेल्टा उनके यहाँ ना आ पाए। कुछ समय तक वो सफल भी रहे, लेकिन अंततः डेल्टा आया ही, हर जगह आया, हर जगह खूब फैला। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने का फायदा तब होता है जब आपके पास कोई इस प्रकार की स्ट्रैटेजी हो कि भाई 2-3 महीने हम रोक लें, तब तक हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी और फिर उसके बाद हम हटा देंगे तो ज्यादा समस्या नहीं होगी। आप इनडेफिनेटली रेस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकते, और जब तक आप वो नहीं लगाएंगे तब तक वो संक्रमण आना तो निश्चित है। और भारत में जैसे मैंने बताया कि हमारा इम्यूनिटी का स्तर काफी ऊंचा है, तो आने पे ज्यादा परेशानी होने की संभावना कम है। तो इसलिए इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाने की मुझे बहुत आवश्यकता नहीं दिख रही। भारत सरकार को और अतिरिक्त क्या सतर्कता बरतनी होगी? क्या इम्यूनेशन ड्राइव बढ़ानी होगी, तेज करनी होगी, या जिनको जरूरत है सिर्फ उन्हीं को की जाए? या एक और सवाल आ रहा है, बार बार उठ रहा है, ये बूस्टर को लेकर के जो बात उठने लगी है, नई बात उठ रही है, ये कितना सार्थक रहेगी? देखिए, वैक्सीनेशन करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उससे संक्रमण होने के बाद भी कोई परेशानी की स्थिति नहीं आती है। तो जितने लोग अभी बचे हुए हैं, 20% करीब जनसंख्या एडल्ट्स की अभी भी नहीं वैक्सीनेटेड है, तो उनको भी वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी दिया जाए, और जिनको एक लगा है उनको दूसरा भी दिया जाए जल्दी से जल्दी। ये तो सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। बूस्टर का अभी तक ये स्पष्ट है नहीं स्थिति। देखिए, जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है फाइजर मॉडर्ना की, वो बूस्टर डोज देने लगी हैं। उसका कारण ये है कि वो वैक्सीन 5-6 महीने के अंदर ही उनका प्रभाव काफी कम देखा गया है, तो इसलिए उनको बूस्टर दें। वो थोड़ा बड़ी तेजी से उसका प्रभाव ऊपर होता है और उतनी तेजी से नीचे आता है, तो इसलिए बूस्टर की आवश्यकता। हमारी जो दोनों वैक्सीन हैं वो उतना तेजी से प्रभाव बढ़ता नहीं है, लेकिन फिर कम भी तेजी से नहीं आता, प्रभाव थोड़े समय तक ज्यादा बना रहता है। इसलिए जो वैज्ञानिक हैं उनका अभी उसमें कोई स्पष्ट ये बात नहीं आई है कि बूस्टर की बहुत विशेष आवश्यकता है। शायद ऐसे हेल्थ वर्कर्स जो कि बहुत ज्यादा इसके एक्सपोजर उनको रहता है, शायद उनको बूस्टर देने की आवश्यकता बन सकती है। अन्यथा मेरी जानकारी इस बारे में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि बहुत आवश्यकता ना हो। नहीं,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी फिलहाल लगता है बूस्टर की ज़रूरत ना हो और ख़ास तौर से जब नेचुरल इम्यूनिटी हमारी आपकी जो जिसे हर्ड इम्यूनिटी भी हम कहते हैं, वो आ गई तो मेरे ख़्याल से शायद वही सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ थी और वैक्सीनेशन ने उसमें ऐड ऑन किया, वो उसका फ़ायदा हुआ और अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत आभार डॉक्टर मनेंद्र अग्रवाल जी, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय दिया। शुक्रिया। धन्यवाद।